चलिए अब हम अपनी इन्फ्लेमेशन यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लेक्चर नंबर 10। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं CGD मतलब क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज। ठीक है, चलिए क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज। देखिए इसमें क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है फोक्स जीन में। ठीक है, अब अगर फोक्स जीन में डिफेक्ट हो जाता है तो जो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम है वो नहीं बन पाता है। ठीक है, और आपने पीछे पढ़ रखा है कि NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए तो अगर NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, डिफेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में। ठीक है, चलिए अब अगर ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग नहीं होगी तो कोई भी पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में आया है वो किल नहीं हो पाएगा। अगर वो किल नहीं हो पाएगा तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, और किन पैथोजन का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, वो होगा कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। और कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, समझ में आया। तो देखो क्या है, फोक्स जीन का डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ऑफ कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो बेकार है। ठीक है, देखो मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म क्या है। देखो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन होता है, ध्यान दो, जब हमने फेगोसाइटोसिस पढ़ा था तो उसमें किलिंग दो तरीके की पड़ी थी। एक पड़ी थी ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, एक पड़ी थी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, चलिए तो क्या पढ़ा था हमने वो देखते हैं। देखो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम। फिर सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल को सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज कन्वर्ट करता है H2O2 में। ठीक है, फिर H2O2 क्लोराइड एनायन से कंबाइन हो जाता है और माइलो पर ऑक्सीडेज एंजाइम इन दोनों को कन्वर्ट करता है HOCl में। HOCl क्या है, ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, और ध्यान रखना ये HOCl किल करता था बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म था ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग का। ठीक है, अब सोचो अगर फोक्स जीन में डिफेक्ट हो जाएगा तो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन पाएगा, मतलब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल नहीं हो पाएगा। तो ये मैकेनिज्म है। ठीक है, लेकिन सुनो समझो, जो बैक्टीरिया होता है, मान लो कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आया तो वो क्या करता है ना, वो बैक्टीरियल परऑक्सीडेज एंजाइम रिलीज करता है। बैक्टीरियल परऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, H2O2 बनाता है। फिर H2O2 देखो समझो बात को, अगर क्लोराइड को H2O2 मिल जाए तो बैक्टीरिया को हम किल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगर NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम डिक्रीज कर गया तो ऑक्सीजन से हम H2O2 नहीं बना पा रहे थे, इसलिए हम बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बैक्टीरिया है बेवकूफ़, वो एक ऐसा एंजाइम रिलीज कर रहा है जिससे हम H2O2 बना पा रहे हैं। फिर ये H2O2 क्लोराइड से कंबाइन करेगा और HOCl बनाएगा और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया खुद को ही किल करवाने में हेल्प कर रहा है। तो ये तो बात है नॉन कैटालेज ऑर्गेनिज्म की, मतलब नॉन कैटालेज पॉजिटिव कैटालेज निगेटिव बैक्टीरिया की कहानी है। लेकिन कुछ चालाक बैक्टीरिया होते हैं, वो चालाक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो होते हैं कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, देखो कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्या करते हैं, ये बैक्टीरियल कैटालेज एंजाइम को रिलीज करते हैं और ये कैटालेज एंजाइम जो है इस H2O2 को जो परऑक्सीडेज की वजह से बना, इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब सोचो अगर H2O2 वाटर में कन्वर्ट हो गया तो क्या ये H2O2 क्लोराइड से कंबाइन हो पाएगा, नहीं। तो क्या हम ब्लीचिंग एजेंट बना पाएंगे, नहीं। तो क्या बैक्टीरिया किल हो पाएगा, नहीं। तो इसलिए CGD डिसीज में, मतलब क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज में कैटालेज पॉजिटिव एंजाइम के इन्फेक्शन होते हैं, जबकि कैटालेज नॉन पॉजिटिव एंजाइम का इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कैटालेज नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में हम H2O2 बना पाते हैं, जबकि कैटालेज पॉजिटिव
बैक्टीरिया के केस में हम H2O2 को वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए ये जो है ना, ये पूरा ये है फेगोलाइसोसोम। समझो, देखो फेगोलाइसोसोम हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने फेगोसाइटोसिस पढ़ा था तो वहाँ पर जो किलिंग होती थी वो दो तरीके की होती थी। एक थी ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, एक थी ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। तो जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग थी उसमें हमने पढ़ा था फेगोलाइसोसोम। उसमें क्या होता था? एक WBC होता था, वो बैक्टीरिया को एंगल्फ कर दिया करता था, फिर बनता था फेगोफोर, फिर वो फेगोफोर कंबाइन करता था लाइसोसोम से और बन जाता था फेगोलाइसोसोम। तो यहाँ तक की कहानी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ध्यान रखना फेगोलाइसोसोम के पास एक एंजाइम होता था जिसका नाम था NADPH ऑक्सीडेज। ये एंजाइम हेल्प करता था बैक्टीरिया को किल करने में। ठीक है, तो समझो ये जो NADPH ऑक्सीडेज होता है ये दो तरीके का होता है। एक मेम्ब्रेन बाउंड NADPH ऑक्सीडेज और एक साइटोप्लाज्मिक बाउंड NADPH ऑक्सीडेज। मेम्ब्रेन बाउंड NADPH ऑक्सीडेज को आप कहते हो मेम्ब्रेन फॉक्स। ठीक है, जबकि साइटोप्लाज्मिक बाउंड NADPH ऑक्सीडेज को आप कहते हो साइटोप्लाज्मिक फॉक्स। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन फॉक्स होता है ये कोड होता है GP91 फॉक्स जीन से, ध्यान रखना। जबकि साइटोप्लाज्मिक फॉक्स ये कोड होता है GP47 फॉक्स जीन से या GP67 फॉक्स जीन से। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देखो, अगर मेम्ब्रेन फॉक्स पर डिफेक्ट आएगा, ठीक है, तो क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज होगी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, जबकि अगर साइटोप्लाज्मिक फॉक्स एंजाइम पर डिफेक्ट आएगा तो क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज होगी ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, मतलब समझो क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज जो है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव भी हो सकती है, ऑटोसोमल रेसेसिव भी। एक्स लिंक्ड रेसेसिव तब होगी जब GP91 फॉक्स जीन में डिफेक्ट आएगा। ठीक है, जबकि ऑटोसोमल रेसेसिव तब होगी जब GP47 या GP67 फॉक्स जीन में डिफेक्ट आएगा। ठीक है, और ध्यान रखना एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर मोर कॉमन है एज कंपेयर टू ऑटोसोमल रेसेसिव। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखो क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज में। देखो पहला तो वही इन्फेक्शन हो जाता है कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, दूसरा ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाता है, इस चीज को भूलना मत। ठीक है, तो ये दो क्लिनिकल फीचर हैं। चलिए अब देखो एक ओवरव्यू देख लेते हैं जो जो अभी हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? देखो फोक जीन का डिफेक्ट हो गया, फोक जीन में डिफेक्ट हो गया तो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन पाएगा। और ध्यान रखना NADPH ऑक्सीडेज को फेगोसाइटिक ऑक्सीडेज भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत दफा NADPH ऑक्सीडेज ना देकर फेगोसाइटिक ऑक्सीडेज एंजाइम भी दे सकता है। ठीक है, चलिए जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग नहीं हो पाएगी। अब देखो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग को यहाँ पर रेस्पिरेटरी बस्ट भी कहा जा सकता है और ऑक्सीजन बस्ट भी कहा जा सकता है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि NADPH ऑक्सीडेज का एक और नाम है जो आपको पता होना चाहिए, और ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग को ही ये रेस्पिरेटरी बस्ट कहते हैं और ऑक्सीजन बस्ट कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपसे कॉन्सेप्ट सारा आता हो बस ये आप दूसरे नाम नहीं पता हो। ठीक है, चलिए तो पहली चीज तो होती है डिफेक्टिव रेस्पिरेटरी बस्ट या ऑक्सीजन बस्ट। दूसरी चीज क्या होती है? फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो फ्री रेडिकल भी डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। चलिए अब देखो कंफर्मेटरी टेस्ट देख लेते हैं। ये डिफेक्ट शब्द की जगह टेस्ट होगा। ठीक है, तो देखो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट NBT। ठीक है, चलिए अब देखो NBT का प्रिंसिपल क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो NBT जो है वो एक कलरलेस कंपाउंड है। अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये ब्लू कलर दे देता है, बस ये प्रिंसिपल है NBT टेस्ट का। ठीक है, तो डिफेक्ट की जगह आप कर लीजिए टेस्ट। ठीक है, ये मिस प्रिंट है। चलिए अब देखो टेस्ट किस तरह से अगर हम करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। देखो आप न्यूट्रोफिल लोगे और NBT कंपाउंड से कंबाइन कर दोगे, फिर इसको ऑब्जर्व करोगे न्यूट्रोफिल को माइक्रोस्कोप पर। ठीक है, फिर जब आप न्यूट्रोफिल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे, अगर आपको न्यूट्रोफिल ब्लू कलर का दिखा, ठीक है, अगर आपको न्यूट्रोफिल ब्लू कलर का दिखा तो इसका मतलब
क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज एब्सेंट है, ठीक है, मतलब निगेटिव है। अगर न्यूट्रोफिल का कलर ब्लू नहीं हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, अगर क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज होगी, ठीक है, तो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो एनबीटी का ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर एनबीटी का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा तो ये ब्लू कलर नहीं देगा, मतलब सीजीडी डिसीज पॉजिटिव होगी। अगर क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज नहीं होगी तो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होगा। फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होगा तो ये एनबीटी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देंगे, और जब भी एनबीटी कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा वो ब्लू कलर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्री रेडिकल एब्सेंट है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि एनबीटी टेस्ट को आप किस तरह से परफॉर्म करोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। फोक्स जीन डिफेक्ट ओकर इन लेड, नहीं। ब्रूटन्स डिसीज में बीटी के जीन का डिफेक्ट होता था, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सीजीडी मतलब क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज, तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट सीजीडी? देखो फेगोसाइटिक ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी, देखो फेगोसाइटिक ऑक्सीडेज को ही आप एनएडीपीएच ऑक्सीडेज कहते हैं, तो हाँ इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो ये ट्रू है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। डिफेक्ट इन ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग, बिल्कुल ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स पूछा है, तो देखो बीटी के जीन डिफेक्ट, नहीं, ये किस में होता है? ये होता है ब्रूटन्स डिसीज में, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है, तो फोर्थ आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, डिफेक्टिव रेस्पिरेटरी बर्स्ट ओकर इन, देखो ब्रूटन्स डिसीज नहीं, लेड नहीं, नन नहीं, सीजीडी, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी बर्स्ट मतलब ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में परेशानी आ जाती है, तो वो किस में होता है? क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज में। क्वेश्चन नंबर 49, सीजीडी इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव, बिल्कुल। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, नहीं। ऑटोसोमल रेसेसिव, बिल्कुल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको क्लियरली कि क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकती है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव भी हो सकती है, लेकिन एक्स लिंक्ड रेसेसिव मोर कॉमन होगी, और एक्स लिंक्ड रेसेसिव तब होगी जब जीपी 91 फोक्स जीन में डिफेक्ट आएगा, ठीक है। और ऑटोसोमल रेसेसिव तब होगी जब जीपी 47 फोक्स जीन में डिफेक्ट आएगा, या जीपी 67 फोक्स जीन में डिफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन सीजीडी फोक्स जीन डिफेक्ट, देखो जीपी 91 फोक्स जीन का डिफेक्ट होता है, जीपी 47 फोक्स जीन का डिफेक्ट होता है, जीपी 67 फोक्स जीन का डिफेक्ट होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑल, ठीक है। देखो जीपी 91 फोक्स जीन का अगर डिफेक्ट होगा तो ये होगी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। अगर जीपी 47 या जीपी 67 फोक्स जीन का डिफेक्ट होगा तो ये होगी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई भी परेशानी है या कोई भी आप लेक्चर्स में चेंज चाहते हैं, या किस तरह से आप आगे की वीडियोस चाहते हैं, आगे के लेक्चर्स चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कमेंट में बताइए। हम बिल्कुल आपका कमेंट पढ़कर उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।